आमिर भट्ट साहब की प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे कब्ज़ा किया जा रहा है और जो रेवेन्यू के लोग हैं और एंटी करप्शन है और जो तमाम महकमे हैं ये कैसे एक कब्ज़ा माफिया के सामने कठपुतली जो है वो उसका किरदार अदा कर रहे हैं। एक माफिया है जिसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेन देन नहीं है, ना वो इसमें एक मरले की हद तक वो मालिक है जिसका नाम जुल्फ़कार है, या उसके जो रिश्तेदार हैं या भाई हैं वो इसमें कोई प्रॉपर्टी का शेयर रखते हैं इस पूरे खाते में। एंटी करप्शन है वो एक FIR जो सा ना वो लॉन्च कर देते हैं। इसके अलावा एक जो पटवारी जिसकी डेथ हो गई है 2021 में, FIR की ग्राउंड बनाने के लिए उस बंदे पर भी FIR दे दी जाती है। जो बंदा फौत हो गया उसके ऊपर भी FIR दे दी है। उस पटवारी के ऊपर भी FIR दे दी जाती है जो बंदा फौत हो गया हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अफजल सियाल है और मेरे साथ रेवेन्यू के सीनियर जर्नलिस्ट ज़ीशान साहब मौजूद हैं। आज हमने एक बड़े स्कैंडल के ऊपर बात करनी है क्योंकि लाहौर में प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारे प्रॉपर्टी माफिया जो हैं वो बैक वक्त काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ हमारी कम्यूनिटी की आ गई है। ऐसा है कि क़ायद-ए-आज़म इंटरचेंज रिंग रोड के पास एक प्लाज़ा है जो कि हमारे एक दोस्त आमिर भट्ट जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पिछले 30 साल से सहाफ़त में सर्व कर रहे हैं। तो वो ये उनका प्लाज़ा था जहाँ पे एक चवानी ग्रुप मशहूर है वहाँ का। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की है और उसको ब्लैकमेल, एक जर्नलिस्ट को ब्लैकमेल किया जा रहा है जाली डॉक्यूमेंट्स बना के। ज़ीशान साहब हमें तफसीलात बताएँगे, उनसे जानते हैं। ज़ीशान साहब, ये मामला क्या है? आमिर भट्ट साहब की प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे कब्ज़ा किया जा रहा है और जो रेवेन्यू के लोग हैं और एंटी करप्शन है और जो तमाम महकमे हैं ये कैसे एक कब्ज़ा माफिया के सामने कठपुतली जो है वो उसका किरदार अदा कर रहे हैं? अच्छा सियाल साहब, इसमें इस तरह है कि जो आमिर भट्ट साहब हैं उनके वालिद साहब एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं 2005 में। तो एक एग्रीमेंट उनका जो आमिर हबीब जो सेलर है उसके साथ उनका एग्रीमेंट एक लिखा जाता है। उसके बाद 2020 में जाके ये फ़र्द इशू करवाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। रेवेन्यू स्टेट है इनकी कोटली गासी। जब फ़र्द इशू हो जाती है उसके बाद ये अपनी रजिस्ट्रियाँ करवा लेते हैं। रजिस्ट्रियाँ करवाने के बाद जब ये इंतकाल के लिए जाते हैं मुतलका पटवारी के पास, तो वहाँ जाके पता चलता है कि एक दीगर फ्रीक है जिसने अपनी रजिस्ट्री ऑलरेडी बनाई हुई थी, एक जाली रजिस्ट्री, और वो इसका इंतकाल करवा जाता है। जब वो उसकी जो सा हक़ाइक़ के लिए जाते हैं कि उसको चेक करें कि ये किस तरह रजिस्ट्री करवा ली जाती है, और जो साबका जो फ़रोख्त करिंदा है उससे रब्ता किया जाता है कि जी आपने ये प्रॉपर्टी हमें सेल आउट कर दी थी। उसके बाद ये बंदा कौन है जिसके नाम पे आगे म्यूटेशन हो गया, तो वो बंदा कहता है जी मैंने तो प्रॉपर्टी किसी को सेल नहीं किया आपके अलावा। तो जब चेक किया जाता है तो 2006 में आमिर हबीब की तरफ से जो वो दूसरा फ्रीक होता है वो मौजा कोटली गासी के पटवारी के पास जाता है। जाने के बाद वो उससे खुद ही उसके बिहाफ पे साइन अंगूठा करता है उसके रोज़नामचे में और एक फ़र्द इशू करवा लेता है। 2006 में रजिस्ट्री जो उनसी है वो करवा ली जाती है, लेकिन उस रजिस्ट्री का जानबूझकर इंतकाल नहीं करवाया जाता ताकि मालिक को इस चीज़ का इल्म ना हो जाए कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। जब आमिर भट्ट साहब अपनी रजिस्ट्रियाँ करवा लेते हैं तो जो उस वक़्त का पटवारी होता है वो कहता है कि जी एक पहले ही ऑलरेडी रजिस्ट्री हो गई थी जिस वजह से आपका इंतकाल नहीं हो सकता। जो आमिर हबीब है जो फर्स्ट सेलर है उससे जब रब्ता किया जाता है तो वो जाके सिविल कोर्ट से वो जो रजिस्ट्री हुई होती है उसको कैंसिल करवा देता है। कैंसिल करवाने के बाद ADCR साहब के पास जाते हैं और जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है वो इंतकाल खारिज कर देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वो कैंसिलेशन जो डॉक्यूमेंट हुई होती है उसके ऊपर, और आमिर भट्ट के जो इंतकालात हैं वो दर्ज हो जाते हैं। अच्छा, एक माफिया है जिसका आपने जिक्र किया है जिसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेन देन नहीं है, ना वो इसमें एक मरले की हद तक वो मालिक है जिसका नाम जुल्फ़कार है, या उसके जो रिश्तेदार हैं या भाई हैं वो इसमें कोई प्रॉपर्टी का शेयर रखते हैं इस पूरे खाते में। अच्छा, वो एंटी करप्शन चले जाते हैं। एंटी करप्शन में जाके वो एक ना एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल करते हैं जिसमें वो ADCR को भी फ्रीक बनाते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो उस वक्त के होते हैं, जिनकी कोर्ट ने ये फैसला किया होता है कि सिविल कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट है वो कैंसिल कर दिया है, इस वजह से इंतकाल जो सा ना वो स्टैंड नहीं करता तो वो खारिज कर दिया जाता है।
ये केस चलता है एंटी करप्शन में, तमाम चीज़ें उधर दी जाती हैं। एंटी करप्शन में जो आईओ हैं गजनफर तुफैल साहब, वो इस पर पूरी चीज़ें मंगवाते हैं मुतलका रेवेन्यू स्टाफ से, जो भी इससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं मंगवाए जाते हैं। ठीक होगा। अच्छा, जो एट द एंड ये होता है कि आके जो एंटी करप्शन है वो एक FIR जो सा ना वो लॉन्च कर देते हो, आमिर हबीब है वो। इसके अलावा एक जो पटवारी जिसकी डेथ हो गई है 2021 में, FIR की ग्राउंड बनाने के लिए उस बंदे पर भी FIR दे दी जाती है। जो बंदा फौत हो गया उसके ऊपर भी FIR दे दी है? उस पटवारी के ऊपर भी FIR दे दी जाती है जो बंदा फौत हो गया हुआ। अच्छा, इसके अलावा जिन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट का जो कंप्लाइंस की होती है ऑर्डर की, उनके ऊपर भी FIR दे दी जाती है पटवारी और गर्दावर में, कि उन्होंने क्यों जी ADCR की जो उनसे ना वो कोर्ट उसके अहकामात को क्यों माना है। जब इनकी फाइनल इंक्वायरी आती है तो इसमें इस फाइनल इंक्वायरी में ना इन्होंने हकायक से और फैक्ट से हट के जो उनसे ना तमाम फाइंडिंग्स ली। ये ज़रा बताएं, ये जो FIR की बेस है, ये इन्होंने बेस क्या बनाई है? क्योंकि ये तो सरासर ज़्यादती है एक प्रॉपर्टी मालिक के साथ, और झूठी FIR देकर एक माफिया का जो हिस्सा बन गई है एंटी करप्शन। तो इन्होंने बेस क्या बनाई है? सियाल साहब, बेस यही है कि जब ADCR साहब अपना फैसला देते हैं तो ये तमाम वो फरीकैन जो उस रजिस्ट्री में, चाहे वो विटनेस की सूरत में हो, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन की सूरत में हो, सेलर हो, परचेज़र हो और ADCR हो, जिन्होंने फ़ैसला किया होता है, इसको पार्टी बनाते हैं एंटी करप्शन में कि इन्होंने हकायक से हट के फ़ैसला किया, जो कि इनकी डोमेन ही नहीं बनती थी।